और इस वक्त हमारे सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं लीगल एस्पेक्ट के लिए जाना चाहूंगी एडवोकेट सुंदर खत्री के पास। आपसे जानना चाहेंगे कि असल में आम दर्शकों की जानकारी के लिए आप बताएं कि पीओए है क्या और किस तरह ये रजिस्ट्री से अलग है। जो जीपीए है बेसिकली एक तरह से अपॉइंटमेंट है फॉर दी एजेंट, यानी आप जीपीए होल्डर जब एग्जीक्यूट करता है तो एक तरह से एजेंट अपॉइंट करता है। ये टाइटल ट्रांसफर तो नहीं है। तो कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लैरिफाई किया कि अगर जीपीए के थ्रू अगर टाइटल ट्रांसफर होता है विच शुड बी प्रोहिबिटेड, उसके ऊपर बैन लगना चाहिए। और जिस तरह से जजमेंट के अंदर लिखा गया है कि इट इज बेसिकली लीगली नॉट ट्रांसफरेबल, यानी टाइटल कन्फर्स नहीं करता है। तो मेनली जो जीपीए का मेन पर्पस जो था फॉर एग्जीक्यूशन, अगर उसमें कहीं न कहीं टाइटल अगर ट्रांसफर होता है तो वो एक ट्रांसफर इलीगल भी नहीं कहेंगे, बेसिकली कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल अंडर द लॉ। ये लॉ में अनफोर्सेबल नहीं है, यानी कि क्लियर कट टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ है, क्योंकि जीपीए है, फिर उसके साथ एग्रीमेंट टू सेल है और एसपीए है, विल है। इन चारों वर्ड्स को कोर्ट ने डिफाइन किया है और रजिस्ट्रेशन एक्ट को भी डिफाइन किया है, कैपिटल गेन में भी बहुत सारी चीजों को कोर्ट ने लिखा है। तो नेचुरली अगर जीपीए के थ्रू अगर कोई ट्रांसफर होता है विच इज नॉट ए वैलिड ट्रांसफर। जी, और अब मैं विश्वबंधु गुप्ता जी के पास आना चाहूंगी, पूर्व आईटी कमिश्नर है। सर, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से रियल एस्टेट मार्केट में हम देखते हैं इलीगल ट्रांजैक्शन होती हैं, जो काले धन का फ्लो है, क्या वो रुकेगा इस आदेश के बाद? देखिए, ये उस हद तक रुक जाएगा जितना आपका सर्कल का रजिस्ट्रेशन रेट है, क्योंकि आपको सीधी सेल करानी पड़ेगी तो वो आपको पैसा जो है व्हाइट में एपरेंटली पे करना पड़ेगा चेक से। तो और ये एक अच्छा स्टेप है, आई थिंक लॉन्ग ओवर ड्यू था। इसमें बहुत लोग धोखा भी खा रहे थे, ऐसी प्रॉपर्टीज पावर ऑफ अटर्नी में खरीद रहे थे जो पहले पिछले वाले ने पता नहीं कितने लोगों को बेच दी। और ये एक बड़ा गलत ट्रेंड चल चुका था। जो बेसिकली स्पेक्यूलेटर्स हैं, रियल बिल्डर्स वगैरह, मैं आपको एक बड़े मुद्दे पर उठाना चाहता हूं। मैं समझता हूं ये तो हम क्लियर कर देंगे, पावर ऑफ अटर्नी से मकान खरीदना जो एवज कर दिया गया, बड़ी अच्छी चीज है। सवाल ये है कि हमारी जो अपनी असेसमेंट है, 80,000 करोड़ का हर साल में ब्लैक मनी लगता है बिल्डर्स, पॉलिटिशियंस और ये क्रिमिनल माफियाज का इंडिया के अंदर। उस पर इससे कोई डेंट नहीं पड़ने वाला है। इससे सिर्फ यह है कि मैं समझता हूं आम आदमी को एक प्रोटेक्शन मिलेगी कि जो उसने सेल डीड रजिस्टर कराई है कम से कम वो उसका मालिक है। मुश्किल यहां पर यह आ रही है कि कई लोग जो पावर ऑफ अटर्नी को फ्री होल्ड नहीं कराते, वो उनके पास पैसे नहीं होते और काफी गवर्नमेंट ने उसके चार्जेस बना रखे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी, चाहे डीडीए की हो चाहे गाजियाबाद की, वो लीज होल्ड पे प्रॉपर्टी क्यों बेचती है? लीज होल्ड पे तो वो चीजें जाती हैं जैसे कोई किराए का मकान हो या गाड़ी आपने लीज पे दी है। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक लीज होल्ड पे देना, ये एक तरह से लाल फीताशाही और पूरे भ्रष्टाचार का एक अड्डा है। और सारे बिल्डर्स को भी और सारे गवर्नमेंट की जितनी डेवलपमेंट अथॉरिटीज, दे शुड बी बैंड फ्रॉम सेलिंग लीज होल्ड प्रॉपर्टीज। इट शुड ऑल बी फ्री होल्ड। तो मैं नहीं समझता कि ये बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन अगर 90,000 करोड़ का अगर हर बैंक में डकैती पड़ रही है और अगर उससे हम 500-700 करोड़ रुपया बचा पाएंगे तो मैं नहीं समझता। अच्छा स्टेप है, वेलकम करता हूं, लेकिन ये प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। जी, और इस वक्त मनोज मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं, ऑप्टिक्स के एमडी हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद प्रॉपर्टी मार्केट पर आप क्या असर देखते हैं इसका? देखिए, सबसे पहले क्योंकि मैं हमेशा से कंज्यूमर एंगल से रिसर्च करते आया हूँ और उसी को एडवोकेट करते आया हूँ, उस लिहाज से हम इसको बहुत अच्छा स्टेप मानते हैं। हमें अभी जो पावर ऑफ अटर्नी पे जितने डील्स होते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि एक्चुअल में टाइटल किसके पास में है। कई बार उसमें धोखाधड़ी होती है। आपको पावर अटर्नी पे बेचने के बाद वही आदमी जब रेट बढ़ जाता है तो दूसरे आदमी को भी बेच देता है। कई बार उससे माफिया खरीद लेता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में आ जाती है। जो ओरिजिनल बायर होता है उसको धमकाया जाता है, डराया जाता है। ये सारी चीजें एक्चुअली कोर्ट ने लिखी हुई है इसमें। ऑब्जेक्टिव है कि टाइटल जो है वो रजिस्टर हो, और ये जब रजिस्ट्रेशन होगा तो प्रॉपर्टीज के ट्रांजैक्शन में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आएगी। उस एंगल से बहुत अच्छा है। मार्केट पे इम्पैक्ट होगा उस लिहाज से कि जो लोग इसको यूज करते थे बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के लिए या अपने मनी को पार्क करने के लिए, उस पर थोड़ी सी कहीं पे जाके रोक लगेगी उन लोगों से जो डरते हैं लॉ से। लेकिन लॉ से न डरने वाले भी बहुत लोग हैं, तो लार्ज स्केल इम्पैक्ट शायद नहीं होगा। जो इवेट करना चाहते हैं और एक तरीके निकालने करने का, छोटा नॉर्मल कंज्यूमर, उसके लिहाज से बहुत अच्छी चीज है। जी,
और सुनील बंसल जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे पहले सवाल ले लेती हूँ। आपसे जानना चाहूंगी सर कि प्रॉपर्टी की जो रीसेल मार्केट है उस पर इसका क्या असर देखते हैं? बेसिकली ये प्रॉब्लम ज्यादा नॉर्थन रीजन में है, जो कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। आई थिंक ये चारों स्टेट में ये सबसे ज्यादा समस्या है, जहां काफी बड़े पैमाने पे ट्रांजैक्शन पावर ऑफ अटॉर्नी या अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के माध्यम से होते हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है, एक कंपलसरी है। यदि आप रिश्तेदार को भी पावर ऑफ अटॉर्नी देना चाहते हैं तो आपको ये जरूरी है कि आप सब रजिस्ट्रार के सामने जाएं और उसे रजिस्टर कराएं, कंसिडरेशन है कि नहीं इसका स्पष्ट उल्लेख करें। एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा कदम है, सकारात्मक है, और मेरा मानना है कि महाराष्ट्र में करीबन 90% इसका एक अच्छे तरीके से कंप्लायंस हो रहा है। एक काफी पैमाने पे ब्लैक मनी जनरेशन को एक प्रतिबंध लग जाता है। दूसरी बात, धोखाधड़ी नहीं होती है काफी बार जो पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से हमें दिखाई देती है। और तीसरी बात है कि एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, जो भी सर्कल रेट है या रेडी रेकनर रेट है उसके कम से कम उस रेट पे ट्रांजैक्शंस होंगे, और कोई ट्रांजैक्शन 2 या 3 बार या 4 बार जो होता है, काफी ऐसे कंप्लेंट्स आती है, मुझे लगता है कि उस पर काफी बड़े पैमाने पे रोक लग जाएगी। तो मुझे लगता है ये अच्छा कदम है। शुरू में निश्चित रूप से दिल्ली या नॉर्थन रीजन में परेशानी होने वाली है, क्योंकि 70 to 80% ट्रांजैक्शन पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से होते हैं। कोई स्टैम्प ड्यूटी भरना नहीं चाहता है, पर धीरे धीरे आदत होने से मुझे लगता है एक अच्छा कदम है कंज्यूमर के एंगल से। और लॉन्ग टर्म में अगर बिजनेस हमें बढ़ाना है तो ये ट्रांसपेरेंसी के कुछ कदम निश्चित रूप से उठाने पड़ेंगे। सिर्फ मेरा ये सुझाव है कि सरकार जो स्टैम्प ड्यूटी 5 to 10% ले रही है वो 2 या 3% के दरमियान लाएं, ताकि हर डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो। जी, और प्रणय वकील भी हमारे साथ मौजूद है, नाइट फ्रैंक के चेयरमैन है। आपसे जानना चाहेंगे कि मौजूदा जो हालात है रियल एस्टेट मार्केट के, उसे देखते हुए क्या ये दोहरी मार नहीं है रियल एस्टेट के सेक्टर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी एक अनसोल्ड जो इन्वेंट्री पड़ी है उनके पास पहले से? मेरे ख्याल से इट्स अ वेलकम मूव इन द लॉन्ग टर्म बेसिस। शॉर्ट टर्म में उसकी थोड़ी सी इफेक्ट होगी, लेकिन ये जो इफेक्ट है वो मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने से ज्यादा नहीं होगी। जो भी जेन्युइन ट्रांजैक्शंस हैं और जिसमें जेन्युइन पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल होता है, उसमें मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती है। जो भी ट्रांजैक्शंस थे जो कॉम्प्लिकेटेड थे, जिसमें टाइटल्स का इश्यू था, जिसमें स्टैम्प ड्यूटी नहीं दी जाई थी, अगर रजिस्ट्रेशन फी बचाने का मामला था, उसमें रुकावट लग सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से जेन्युइन ट्रांजैक्शन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जी, और हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, और फिलहाल हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जानेंगे कि किस तरह से पावर ऑफ अटॉर्नी जो उसका इस्तेमाल गलत तरीके से हुआ और अब उस पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। अब पावर ऑफ अटॉर्नी के जितने भी सौदे हुए हैं प्रॉपर्टी मार्केट में, अब उनको अवैध माना जाएगा। और फिलहाल लगता है छोटे से ब्रेक।